हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सी बिविकल आर्ट्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ज्योग्राफी के बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। जो नया चैप्टर दोस्तों इस बार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ऐड हुआ है, इस चैप्टर से 100% गारंटी के सवाल पूछे जाएंगे। क्यों पूछे जाएंगे? क्योंकि ये कोरोना काल से ही कटा हुआ था, अब इस बार 2024 में ऐड हुआ है, तो पक्का है इस चैप्टर से प्रश्न पूछे जाएंगे। जितने सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाएंगे वो सब मैंने कलेक्ट कर लिया है। अब आपको मैं अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ, याद करवाने वाला हूँ। अच्छे तरीके से अगर समझ लिए तो गारंटी है कि अगर इस चैप्टर से प्रश्न आ गया तो आपका एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। टाइप हमारा बहुविकल्पीय, अतिलघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय रहेगा। पूरा अच्छे से कवर करेंगे। मानचित्र को जो प्रश्न होता है उसको हम अलग से अलग वीडियो में कवर कर लेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग जो है जितने सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ, साथ साथ में याद कराने की पूरी गारंटी लेता हूँ। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे पहला प्रश्न लेते हैं। संसार के अधिकांश महान पत्तन इस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं। तो जो संसार है उस संसार में जो अधिक पत्तन है, पत्तन का मतलब ये होता है जैसे मान लीजिए ये भारत का तट है, ठीक है, और ये समुद्र, इधर समुद्र है, ये पूरा समुद्र है, ठीक है, ये समुद्र है इधर। तो ये समुद्र का जो किनारा यहाँ पे जैसे मान लीजिए मुंबई है, ठीक है, मुंबई जो है एक बंदरगाह है और उसी बंदरगाह को पत्तन कहा जाता है। जहाँ पे समुद्र के जहाज आके रुकते हैं, उस जो जहाँ पे रुकते हैं, जिस स्थान पे रुकते हैं उसी को बंदरगाह या पत्तन के नाम से जाना जाता है। तो सवाल पूछ रहा है कि संसार जो है उसमें अधिकांश जो महान पत्तन है, जो बड़े पत्तन है, जो बड़े बंदरगाह हैं, वो किस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं। तो यहाँ पे बताना है। तो महान मतलब क्या होता है? बड़ा होता है। अब जब हम देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखते हैं तो बड़ा लिखते हैं या छोटा लिखते हैं? आपका जवाब होगा हम बड़ा लिखते हैं। बड़ा का मतलब विस्तृत भी तो कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? विस्तृत कहते हैं। तो इसे विस्तृत कहेंगे तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि विस्तृत पत्तन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संसार में अधिकांश जो महान पत्तन हैं वो किस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन को अगर समझ जाओगे, महान पत्तन लिखा है ना, तो महान मतलब क्या? बड़ा, बड़ा मतलब विस्तृत, तो विस्तृत पत्तन हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो रट्टा नहीं मारोगे और अच्छे से आपको चीज़ें समझ भी आ जाएंगी, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसी एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है। तो यहाँ पे कोई एक ऐसा महाद्वीप है विश्व में जिसमें से ज़्यादा व्यापार होता है, सर्वाधिक व्यापार होता है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो अगर आप ध्यान से संसार के मैप को देखेंगे तो संसार में एक ऐसा महाद्वीप है जो सबसे ज़्यादा विकसित देश वहाँ पे है, और वो है यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप में सबसे ज़्यादा विकसित देश है। तो यूरोप महाद्वीप में सबसे ज़्यादा व्यापार होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यूरोप महाद्वीप। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। अब यहाँ पे बात करते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका राष्ट्रों में से कौन सा एक ओपेक का सदस्य है। तो दोस्तों यहाँ पे जो ओपेक है ये क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ओपेक क्या है, ठीक है, ताकि जो है आपको अच्छे से समझ में आ जाए। पहले यहाँ पे इसका आंसर देख लेते हैं कि दक्षिण अमेरिका राष्ट्रों में से कौन सा एक ओपेक सदस्य है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है दक्षिण अमेरिका लिखा है ना, तो दक्षिण अमेरिका जो है मैं आपको इस प्रकार से दिखा दूँ। दक्षिण अमेरिका जो है कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा आपको। ये दक्षिण अमेरिका है, ठीक है। दक्षिण अमेरिका का जो है यहाँ पे एक देश है, यहाँ पे एक देश है और इस देश का नाम है वेनेजुएला। इस देश का नाम है क्या है? वेनेजुएला इस देश का नाम है, ठीक है। इस देश का नाम है वेनेजुएला। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ब्राज़ील जो है ये आता है आपका दक्षिण अमेरिका में, चिली भी दक्षिण अमेरिका में आता है, पेरू भी आता है, वेनेजुएला आता है। तो इसमें जो वेनेजुएला होगा वही इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दक्षिण अमेरिका का पूछा एक देश कौन सा ओपेक का सदस्य है, तो वेनेजुएला जो है ओपेक का सदस्य है। अब बात करते हैं कि इसमें जो है ओपेक का क्या मतलब है, इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ओपेक का मतलब क्या होता है। ओपेक का मतलब होता है यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। यानी यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें, ये ओ हो गया, ये पी हो गया, ये ई हो गया, ये सी हो गया, ये पूरा मिला के बनता है ओपेक, ठीक है। ओपेक बनता है तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ ये हो गया। इसके बाद इसको हिंदी में कहते हैं पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक संगठन है। तो ये जो ओपेक है जो पेट्रोल का निर्यात करते हैं उन देशों का एक संगठन बनाया गया है, ठीक है। और दक्षिण अमेरिका में एकमात्र
एकमात्र ही देश ऐसा है जो पेट्रोलियम का संगठन का बनाया गया है और उसका देश का नाम है वेनेजुएला। ठीक है, वेनेजुएला इसके देश हो गया। अब दोस्तों थोड़ा सा और डिटेल में यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए। अगर आपसे पूछ ले कि ओपेक की स्थापना कब हुई थी, तो ओपेक की स्थापना 1960 में हुई थी। कब हुई थी? 1960 में। इस बात को ध्यान में रखना है, 1960 में। और यहाँ पे देखिए इसका जो मुख्यालय है वो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। दोस्तों आपको ध्यान में ये बात रखना है कि ऑस्ट्रिया जो है यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। ठीक है, ऑस्ट्रिया पड़ता है यूरोप महाद्वीप में और इसकी राजधानी वियना है। ठीक है, इसकी राजधानी वियना है। इसी वियना में ओपेक का मुख्यालय है। आपको यहाँ पे जानकारी के मुताबिक थोड़ा सा और डिटेल में बता दें, ओपेक की स्थापना 1960 में हुई थी। ठीक है, इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया में है, जबकि यूरोप के कोई भी देश ओपेक में शामिल नहीं है। ठीक है, ओपेक में कोई भी देश शामिल नहीं है। यहाँ पे जो शामिल हैं वो सिर्फ एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका, वेनेजुएला एक ही देश शामिल है। तो यहाँ पे एशिया का और अफ्रीका का देश शामिल है, यूरोप का कोई भी देश इसमें ओपेक में सदस्य नहीं है, बल्कि इसमें उसका मुख्यालय जो है ऑस्ट्रिया में बनाया गया है। ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है जो यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। इसकी राजधानी है वियना। ठीक है, आई होप दोस्तों की डिटेल में आपको समझ में आ गया हो, क्योंकि यहाँ पे बहुविकल्पीय सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। मैंने जितने क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेलेक्ट किया है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बिल्कुल बनती है। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे कवर करने की कोशिश करते हैं। निम्न व्यापार समूह में से भारत किसका एक सह सदस्य है? सह सदस्य है, यहाँ पे बात पूछा गया भारत किसका सह सदस्य है। ठीक है, आइए देखने की कोशिश करते हैं। साप्टा में, आसियान में, OECD में या फिर ओपेक में। तो आपको बता दें आसियान में जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत जो है आसियान का सह सदस्य है। सह सदस्य मतलब साथ रहने वाला सदस्य। ठीक है, तो यहाँ पे आसियान का जो है सह सदस्य है। आसियान के बारे में पूरा विस्तार में डिटेल में विथ मैपिंग के द्वारा पिछले वीडियो में बताया है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो आप वीडियो लिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे कवर करने की कोशिश करते हैं। सवाल यहाँ पे है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो विश्व व्यापार को उसको बोलते हैं WTO बोलते हैं। WTO बोलते हैं। W का मतलब होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। W का मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, इसका पूरा नाम हो गया। इसका मुख्यालय पूछा है तो इसका मुख्यालय है जिनेवा में। कहाँ पे? जिनेवा में। और जिनेवा पड़ता है दोस्तों स्विट्जरलैंड में, और स्विट्जरलैंड पड़ता है कहाँ पे? स्विट्जरलैंड पड़ता है यूरोप महाद्वीप में। ठीक है, यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। तो यहाँ पे जो जिनेवा है, ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है, यहीं पे इसका मुख्यालय है। और WTO यानी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 कब? 95। ठीक है, यानी 1995 में हुई थी। ये थोड़ा सा लर्निंग मेथड है, 95 याद कर सकते हैं आप। ठीक है, 95। ठीक है, 95। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1995। आगे बढ़ते हैं। दो देशों के मध्य होने वाला व्यापार क्या कहलाता है? सिंपल सी बात यह है, जब मान लो कोई दो देश हैं, ठीक है, मान लीजिए ये कोई एक देश है, कोई एक बी देश है। जब इस देश में कोई व्यापार हो तो इन दोनों देशों के बीच में जो व्यापार होता है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है, क्योंकि एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में व्यापार होता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। आगे यहाँ पे इसी सवाल को अथवा करके आपसे इस प्रकार से पूछ सकता है, जो वस्तुओं या फिर सेवाओं का विनिमय कल होता है लेन देन करना। ठीक है, अदला बदली करना, कई देशों के बीच हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। मान लीजिए अगर आपको ये सवाल ना देकर ये सवाल पूछ ले तब भी आंसर इसका यही होगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इसलिए मैंने दोनों लिख दिया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब इसके बाद दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक से विश्व व्यापार सबसे कम होता है? यही प्रश्न अभी मैंने ऊपर आपको बताया था कि यहाँ पे कौन सा महाद्वीप है जिसमें विश्व में सर्वाधिक व्यापार होता है? तो सर्वाधिक तो यूरोप था। ठीक है, लेकिन यहाँ पूछा सबसे कम कहाँ पे होता है? तो सबसे कम यानी सबसे गरीब महाद्वीप जो है वो अफ्रीका है। सबसे अमीर महाद्वीप देखा जाए तो यूरोप है, और इसमें जो यूरोप महाद्वीप है सबसे सर्वाधिक होता है और अफ्रीका महाद्वीप में सबसे कम होता है। तो इसका जो आंसर होगा कम वाला, ये अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने आपको जो है अच्छे तरीके से बहुविकल्पीय कवर करवा दिया है। अब बात करते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न के बारे में। बहुत ही अच्छे तरीके से भी मैं कवर करूँगा।
बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों सवाल यहाँ पे है कि विश्व व्यापार संगठन के आधारभूत कार्यों का वर्णन कीजिए। अभी मैंने बहुविकल्पीय में आपको विश्व व्यापार संगठन के बारे में बताया था, इसके जो आधारभूत कार्य हैं यानी जो मुख्य कार्य हैं उसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले डिटेल में एक बार फिर से आप जो है WTO के बारे में यानी विश्व व्यापार संगठन के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। पहले मैं आपको डिटेल में और बता दूं विश्व व्यापार संगठन है क्या। तो विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो देशों के मध्य व्यापार के नियमों को लागू करता है। जैसे मान लीजिए चीन से भारत में व्यापार हो रहा है, ठीक है, चीन से भारत में व्यापार हो रहा है, चाइना सामान भारत में बिकता है, सभी जानते हैं। अब जो है चीन भारत में जो सामान बेचता है या भारत जो है कुछ भी अगर चीन में बेचता है तो इन दोनों के देशों के मध्य जो व्यापार होगा, इस व्यापार पे कौन नियम लगाएगा, कौन टैक्स जारी करेगा, क्या करेगा। अगर देश की बात होती है किसी, तो वो देश में जो राज्य सरकारें होती हैं, जो केंद्र सरकारें होती हैं, वो नियम लगाती हैं। लेकिन जब एक देश से दूसरे देश में हो तो वो नियम कौन लगाएगा, वो जो है व्यापार पे कौन नियम लगाएगा, कितना टैक्स लेना चाहिए, कितना छूट देना चाहिए, ये नियम कौन लगाएगा। उसी नियम को लगाने के लिए विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई है, इसीलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहा गया है। इसकी स्थापना 1995 में की गई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। बस आपको इतना समझना है कि विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दो देशों के मध्य जो व्यापार होता है उसके नियमों को लागू करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं इसके विश्व व्यापार संगठन के कार्य। क्या कार्य करता है विश्व व्यापार संगठन, आइए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जो नियम होते हैं उसको निर्धारित करता है और लागू करता है। मैंने अभी आपको बताया था कि अगर कोई भी देश किसी दूसरे देश से व्यापार करता है तो उन दोनों देशों के मध्य जो व्यापार होते हैं, उन व्यापारों के जो कुछ नियम होते हैं, वो नियम कौन लगाता है? तो जवाब यहाँ पे होगा विश्व व्यापार संगठन यानी WTO लगाएगा। ठीक है, ये संस्था बना दिया गया है, यही संस्था काम करेगी, यही संस्था नियम लगाएगी। ठीक है, और इन संस्था के जो नियम लगाएगी उसको उन देशों को पालन करना होगा। आगे देखिए, पहला पॉइंट हो गया यहाँ पे। दूसरा पॉइंट है व्यापार विवादों का समाधान करना। जैसे व्यापार होता है, ठीक है, दो देशों के बीच में जब व्यापार होता है तब कुछ न कुछ विवाद भी होते हैं और उन विवादों का समाधान करने के लिए WTO ही काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर किसी भी देश के में कोई विवाद होता है व्यापार से संबंधित तो विश्व व्यापार संगठन ही उसमें समाधान करता है, कोई और हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। आगे देखिए, यह विश्व को उच्च सीमा शुल्क और विभिन्न प्रकार की बाधाओं से मुक्त कराता है। बहुत सिंपल पॉइंट है। अगर मान लो कोई देश एक है, कोई दूसरा देश है, अगर मान लो ये एक देश है, ये बी देश है, अगर ए देश दूसरे देश में नहीं बी देश में व्यापार करना चाहता है तो यहाँ पे जो सीमा शुल्क लगता है, सीमा शुल्क मतलब कि जो दूसरे देश में लेकर जाएंगे, जब बाउंड्री क्रॉस करेंगे तो सीमा शुल्क देना पड़ता है। ठीक है, कि आप सीमा क्रॉस कर रहे हैं, इसमें शुल्क कुछ लगता है। तो जो सीमा शुल्क लगता है उसको कितना लगाया जाए, कितना रखा जाए, उससे लगाने के लिए, उस सीमा शुल्क को लगाने के लिए WTO ही काम करता है, यानी विश्व व्यापार संगठन ही करता है। ठीक है, और उससे हो सकता है कि WTO मुक्त करा सकता है, फ्री करा सकता है। ठीक है, जैसे सरकार के हाथ में होती है, सरकार चाहे तो अनाज फ्री कर सकती है और अनाज लोगों को मिलती है ना, जो अनाज मिलती है वो फ्री मिलता है। अभी पिछले महीनों में जो है वो फ्री मिल रहा था। अब सवाल ये है कि जो सरकार है वो चाहती है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है, उसका काम है वो कर सकती है। ऐसे ही जो विश्व व्यापार संगठन, इसका काम ये है कि भैया जो सीमा शुल्क लग रहा है वो चाहे तो फ्री करा सकती है, वो चाहे तो कम भी करा सकती है। जो जितना ज़्यादा होता है उसे कम भी करा सकती है। ये कौन करा सकता है? WTO ही करा सकता है। आगे देखिए, यह विश्व को उच्च सीमा, हाँ ये हो गया। तो ये 3 पॉइंट जो है आप यहाँ पे आसानी से समझ सकते हैं। आपसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा इसके कार्य बताइए, तो सिर्फ आप कार्य ही लिखेंगे, उसके बारे में वर्णन करने की जरूरत आपको नहीं है। अगर ये अलग उत्तरी पूछता है तो आप डिटेल में बताएंगे कि WTO क्या है, इसका मुख्यालय संगठन कहाँ पे है। ठीक है, ये सब बताएंगे तो आप जो है पूरा नंबर इसमें से पा जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे, मुक्त व्यापार क्या होता है। ठीक है, मुक्त व्यापार क्या होता है इसको समझना है। व्यापार हेतु अर्थव्यवस्था का उदारीकरण स्वरूप ही मुक्त व्यापार कहलाता है।
अब देखिए यहाँ पे उदारीकरण क्या होता है, ये तो आपको समझना है। व्यापार हेतु अर्थव्यवस्था में उदारीकरण, उदारीकरण का मतलब होता है उदार बरतना, ठीक है। उदारीकरण मतलब क्या होता है, उदार बरतना। उदार का मतलब होता है दयावान, या फिर कह सकते हैं छूट देना। जैसे मान लो आपको कहीं पे 40 रुपये देना है, ठीक है, उसमें अगर 40 रुपये टैक्स देना है, उसमें कहा जाए भैया 40 रुपये नहीं, आप जो है 20 रुपये दे दो, तो जितने रुपये का उसमें छूट मिला है वही क्या कहलाता है, उदार कहलाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो वही क्या कहलाएगा, मुक्त व्यापार कहलाएगा। जितना जिसमें उदार बरता जाएगा, चाहे अब फ्री हो जाए वो बात की बात है, ठीक है, चाहे व्यापार फ्री हो जाए या फिर कुछ कम हो जाए, जो भी कम होगा या फ्री होगा वो प्रक्रिया ही उदारीकरण कहलाएगा, ठीक है। उदारीकरण एज अ प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जो व्यापार में छूट दिलाती है, ठीक है, तो उसे मुक्त व्यापार कहते हैं। आप इस बात को ऐसे भी ले सकते हैं कि मुक्त व्यापार में सीमा शुल्क जैसे अवरोध नहीं होते हैं। जैसे मान लो एक देश ए है, एक देश बी है, इस ए देश में अगर यहाँ पे जाना तो जो बाउंड्री क्रॉस करेंगे तो इसको सीमा शुल्क देना पड़ता है। जो सीमा शुल्क देंगे वो सीमा शुल्क अगर फ्री हो जाए, उसमें अवरोध कोई ना हो, कोई रुकावट ना हो कि नहीं आपको इतना 1000 रुपये देना है, इतना देना है, इतना देना है, कोई अवरोध ना हो, तो उसे मुक्त व्यापार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। 1 नंबर का सवाल है, अच्छे समझ सकते हैं और अच्छे से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे दिया है, आसियान क्या है। आसियान के बारे में डिटेल आपको बताएंगे। अगर ये क्वेश्चन मान लीजिए लघु उत्तरीय में पूछ लिया तो इसको कैसे आप लिखेंगे, ठीक है। तो आसियान के बारे में डिटेल में समझते हैं। पहले यहाँ पे आसियान के बारे में थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि आसियान क्या है। आसियान का अगर पूरा नाम देखा जाए तो ये है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है, ठीक है। तो यहाँ पे कह सकते हैं इसे हिंदी में दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का एक संघ है, एक समूह है। तो आसियान जो है एक दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का एक समूह है जो भी काम करता है उसके बारे में यहाँ पे हमें डिटेल में समझना है। देखिए, आसियान देशों को आर्थिक विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने और क्षेत्र में शांति और स्थिरता स्थापित करने के लिए कार्य करता है। तो आपको ये समझना है कि दक्षिणी पूर्वीय जो एशियाई देश हैं, इन देशों का एक गुट बना हुआ है, एक संगठन बना हुआ है, एक समूह बना हुआ है। ये समूह मिलकर अपने ही जो देश के सदस्य हैं उनको आर्थिक मदद देते हैं। उनके ऊपर कोई विपत्ति ना आए उसके लिए एक संगठन बनाया गया है और ये मदद करते हैं। आइए इसको डिटेल में और समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इस डायग्राम के माध्यम से आपको डिटेल में आसियान के बारे में समझा देंगे। सबसे पहले इसका पूरा नाम आप यहाँ पे देख लिए हैं। अब यहाँ पे देखिए, 1 नंबर में आपसे पूछ सकता है इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त को हुई थी। कब हुई थी? 8 अगस्त को। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं 8/8, ठीक है, 8/8/1967 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी जो मुख्यालय है वो इंडोनेशिया की राजधानी इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। तो इसका जो मुख्यालय है वो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। और यहाँ पे देखिए कुल मिला के इसमें 10 देश हैं, ठीक है, इसमें 10 देश हैं। भारत के बाद जो है यहाँ पे जो भी देश यहाँ पे दिए गए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत के बाद जो है यहाँ पे देखिए म्यांमार है, थाईलैंड है, लाओस है, वियतनाम है, कंबोडिया है, मलेशिया है, सिंगापुर है, ब्रुनेई है, फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, ठीक है। ये कुल मिला के 10 देश यहाँ पे दिए गए हैं। ये 10 देश इसके सदस्य हैं। इन्हीं देशों को आर्थिक मदद के लिए जो है आसियान का गठन किया गया है। ये दोस्तों आपको यहाँ पे डिटेल में ये समझना है कि आसियान क्या है और इसके मुख्य काम क्या है। इसमें आसियान में देखा है सबसे बड़ा जो देश है वो इंडोनेशिया है और सबसे छोटा देश है वो सिंगापुर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पूरा डिटेल मैंने इसमें बताया है, विथ मैपिंग के द्वारा अच्छे से समझाया है। अब बात करते हैं इसके अगले पॉइंट पर।